आप जैसे ही मेरे वीडियो लिंक को क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाती है, जहां पर एक हरे कलर का एरो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, लाल शाही से। आपको सिर्फ सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक करना है और जो लाल शाही में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वह काला हो जाएगा और आप मेरे अच्छे मित्र बन जाओगे। संख्या 7200 में मौजूद सभी विभिन्न भाजकों की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 7200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। 2 कितनी बार मिले हमें? 5 बार। तो हमने लिख दिया बराबर 2 की घात 5। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की घात 2। और 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 की घात 2। अब हमें घातों को देखना है। ऊपर की जो घातें हैं उनमें सबसे पहले 5 + 2 + 2, क्योंकि एक सभी में कॉमन है, अतः सभी के साथ एक एक जोड़ देना है जितनी भी घातें हैं उनमें। तो 5 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, 6, फिर × 3 × 3, तो हो गया हमारे पास 54 आंसर। तो भाजकों की कुल संख्या हमारे पास कितनी आई? 54। तो हमारा उत्तर है 54 सही। दो संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। हमने सबसे पहले दो संख्याएं मान ली, x और y। जैसे संख्या में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, तो x और y का योग कर लिया हमने 100, x + y = 100, और उनका अंतर x - y = 37। तो अब हमारे पास सूत्र प्राप्त हो जाता है x² - y² बराबर होता है x + y और x - y, क्योंकि हमें उनके वर्ग चाहिए दोनों का। तो हमारे पास आगे x + y, अब ऊपर देखिए x + y बराबर कितना है? 100, तो 100 हो गया। नीचे x - y बराबर कितना है? 37, तो हमने 37 लिख दिया। दोनों का गुणा कर दिया तो हमारे पास वर्गों का अंतर कितना आ गया? 3700। तो हमारा उत्तर 3700 राइट है। दूध और पानी का एक मिश्रण 60 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितना पानी मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात उलटकर 3:7 हो जाए? तो हम सबसे पहले अनुपातों का योग करेंगे। तो अनुपातों का योग कितना है? 7 + 3 = 10 हो गया। पूरा मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? 7/10 × 6 लीटर, तो बराबर 42 लीटर हमारे पास कितना है? दूध है। जब 60 लीटर मिश्रण में से 42 लीटर दूध है, तो बाकी कितना बचा? 18 लीटर। तो 18 लीटर हमारे पास क्या है? पानी है। अब हमें चाहिए कि जो दूध का अनुपात है वह पानी का हो जाए और पानी का अनुपात है वह दूध का हो जाए। तो हमें सिर्फ कितना करना है? पानी की मात्रा को बढ़ाना है। तो 42 लीटर में कितना पानी होगा? तब अनुपात 7:3 होगा। तो हम ऊपर लिख देंगे 7, नीचे पानी का अनुपात कितना है? 3 × 42 बराबर 98 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? पानी की मात्रा। अब आप 98 अनुपात कितना है दूध हमारे पास? 42 लीटर। आप दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3:7। आप निकाल सकते हो उसे, 42 × 98, जैसे कि मैंने साइड में निकाल के आपको बताया है। तो हमारे पास पानी कितना है? 98 लीटर। तो हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास 18 लीटर पानी पहले से है, तो 98 में से 18 माइनस किया तो 80 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा। तो हमारा सही उत्तर है 80 लीटर पानी।
यदि किसी व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाए और फिर उसका 20% वेतन घटा दिया जाए तो उसके वेतन में शुद्ध अंतर कितने प्रतिशत का होगा। माना कि वेतन है 100 रुपया, 20% बढ़ा दे तो वेतन हो जाएगा 100 का 20/100 बराबर 20 रुपया, प्लस हो गया 100 + 20 तो 120 रुपया नया वेतन उसका हो गया। अब वापिस 20% कम कर देना है, तो 120 रुपये का 20% कम कर दिया तो कितना कम हो जाएगा, 24 रुपये उसका वेतन कम हो जाएगा। तो 120 - 24 बराबर उसका वेतन हुआ 96 रुपया। तो कम कितना हुआ, 4 रुपया। तो 100 का 4% अंतर होगा। राम की आयु मोहन से 6 गुना है। 8 साल बाद राम की उम्र मोहन से 2 गुना होगी, तो मोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लो राम की आयु x है और मोहन की आयु कितनी है, y वर्ष। सवाल में हमें दिया हुआ है राम की आयु मोहन से 6 गुना है। जब राम की x है और मोहन की y है, तो राम की उम्र 6 गुना है तो हम मोहन की उम्र में भी 6 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो सवाल में ऐसे करने से हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। जब राम की उम्र मोहन से 2 गुना होगी, कब, 8 साल के बाद, तो राम की उम्र x + 8 कर दिया। जब 8 साल बाद राम भी बड़ा होगा तो 8 साल मोहन में भी बढ़ेंगे, तो मोहन की भी कर दिए y + 8 साल। अब राम की उम्र दुगुनी होगी तो हमने मोहन की उम्र में भी कोष्टक करके 2 से गुणा कर दिया, तो दोनों की उम्र बराबर होगी। इस तरह हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बाई टी कर दिया समीकरण फर्स्ट को, तो क्या हो गया, x - 6y बराबर 0। और समीकरण 2 को भी बाई टी करेंगे तो x - 2y बराबर 8 हो जाएगा हमारे पास। अब हम दोनों का हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4y बटा -8। फिर हम y के साथ गुणा वाली संख्या को बराबर की बाद वाली संख्या के नीचे रखेंगे, तो y बराबर -8 बटा -4 बराबर 2 ईयर्स हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, 2 वर्ष। एक कपड़ा व्यापारी कम मूल्य पर कपड़ा बेचता है, लेकिन 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 - 80 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर कपड़ा वह बचा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर होगा, 100 पर नहीं होगा, वो 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेचता है। जैसे 80 पर 20 सेंटीमीटर बचाया तो 80 पर 20 × 100 बराबर 25% उत्तर। एक परिवार के 4 बच्चों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनके माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है, तो परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु बताइए। 4 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 40, तो हमने 4 × 40 कर दिया। माता पिता और भी हैं, उनकी आयु भी 40 है, 2 × 40 कर दिया। अब सबको जोड़ दिया तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद टोटल सदस्य कितने हो गए, 4 बच्चे और 2 माता पिता, 6 हो गए, तो बटा 6 का 6। 4 × 40 कर दिया तो 160 हो गया। 2 × 40 कर दिया 80 हो गया। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पहले गुणा करना है उसके बाद जोड़ करनी है। तो 160 + 80 कितना हो गया, 240/6। अब 6 के टेबल से 240 को काट लिया तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 40 आ गया।
तो अतः परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर हो कि कोई धनराशि 30 साल में 4 गुना हो जाए? साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब हमें मूलधन मान लो हमारा मूलधन है 100 रुपया हमारे पास, दर हमें ज्ञात करनी है, समय दे रखा है 30 साल बटा 100 का 100, तो 4 गुना हो जाए 30 साल में, तो हमारे पास मूलधन कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया 4 गुना हो जाए अर्थात 400 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया जब हो जाएगा तो उसमें ब्याज कितना रहेगा? 300 रुपया, क्योंकि 100 रुपया हमारा मूलधन है, तो 300 रुपया हमारा ब्याज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 रुपया। हमने वहां नीचे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे। अब हम वजह गुणा करेंगे, 300 का नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 30,000 बराबर 100 का 100 इंटू दर इंटू 30 का 30। 30 का 100 से गुणा किया 3,000 हो गए बराबर दर का दर, और दर के साथ 3,000 को बराबर के बाद वाली संख्या के नीचे लिखते हैं। तो 30,000 में 3,000 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 10%। तो हमारी ब्याज दर कितनी होगी? 10%। वही सही उत्तर है। एक ही ऊंचाई और एक ही आधार पर बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में से त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है। मित्रों, यहाँ सीधा अपन सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं कि ये आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार से आधार कट गया, ऊंचाई से ऊंचाई कट गई, बचा कितना? आधा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसी संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और हाईएस्ट संख्या अपनी है 50। तो उसके बाद वापिस संख्या उसी क्रम से नीचे घट रही है और लास्ट 1 पर आके समाप्त हो जा रही है। जहाँ से संख्या स्टार्ट हुई है वहीं से संख्या एंड हो रही है, और उनके बीच की संख्याओं का हमें टोटल योग चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है जो बीच में अधिकतम संख्या होगी उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाता है, तो हमें उन सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ संख्या है 50, तो 50 इंटू 50 कर दिया तो 2500 आ गया। 2500 ही हमारा उत्तर है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो सही उत्तर है 360। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180, जबकि बाह्य कोणों का योग होता है 360। 50 डिग्री का पूरक कोण है। पूरक कोण हम उन्हें कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो 50 डिग्री का हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें 90 माइनस 50 किया तो 40 डिग्री है, वह हमारा दूसरा कोण होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो 40 डिग्री सही उत्तर है। पैंतीस का 20% बराबर है 70 का -10%। तो हम सीधा नकल करेंगे। 35 का मतलब है गुणा 20%, 20/100 बराबर है 70 इंटू हमने ऊपर मान लिया कितने का, तो x का 100। दोनों तरफ 100 है बराबर के दोनों तरफ, तो दोनों कट जाएंगे। बचा कितना? 35 इंटू 20 बचा बराबर 70 इंटू एक्स बचा। 35 का 20 से गुणा कर दिया 700 हो गए, और x के साथ गुणा वाली संख्या को बराबर के बाद पक्षांतरण कर दिया तो 700/70 हो गया बराबर x का x। 700 में 70 का भाग दिया तो 10 आ गया। तो 10 का 35 का 20% उतना ही है जितना 70 का 10%। तो हमारा 10 उत्तर सही है।
यदि दो शंकुओं की त्रिज्या में अनुपात 3:1 हो और ऊंचाई में अनुपात 1:3 हो तो उनके आयतन में अनुपात होगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देना कि दो शंकु दिए हुए हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट है त्रिज्या का अनुपात, तो जो पहला शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है 3 और दूसरे शंकु की त्रिज्या कितनी है 1 है। फिर हमें ऊंचाई का अनुपात दिया है, जो पहला शंकु था उसकी ऊंचाई 1 है और उसकी दूसरे शंकु की त्रिज्या कितनी ऊंचाई कितनी है 3। तो हमें दोनों का सूत्र लिख दिया, आयतन का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच। उधर भी सेम है, सेम टू सेम लिख दिया, 1/3 पाई का 1/3 पाई दोनों तरफ कट गया। अब r स्क्वायर एच हमें देखना है सिर्फ। तो जो पहला शंकु है उसमें r 2 बार है, तो हमने r कितना है 3 × 3 और ऊंचाई कितनी है उसकी 1 लिख दिया। अब दूसरे शंकु की देखिए, दूसरे शंकु में त्रिज्या कितनी थी 1 थी, तो 1 को 2 बार लिख दिया और उसकी ऊंचाई कितनी है 3 लिख दिया। गुणा कर दिया, पहले शंकु का 9 हो गए और उधर 3 हो गए। अब दोनों को 3 से काट लिया तो 3:1 हमारे पास उसका आयतन का अनुपात आ गया। तो हमारा उत्तर है चौथा। इक्कीस की घात 2, 15 की घात 12 और 51 की घात 9 में विभिन्न अविभाज्य गुणकों की संख्या बताइए। तो हमें सिर्फ अविभाज्य गुणक चाहिए, तो हमें यहाँ पर उनकी घातांक से कोई लेना देना नहीं है। अब 21 के अविभाज्य गुणक कौन कौन से हैं 3 × 7, 15 के 3 × 5 और 51 के 3 × 17। तो अविभाज्य गुणक हमारे पास हो गए 3, 7, 5 और 17। तो उनकी संख्या कितनी होगी 4। तो हमारा 4 क्या आ गया आंसर। के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0 व 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो हमें जो समीकरण दे रखे हैं उनमें हमें सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। मैंने यह समीकरण को 2 बार लिख दिया है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। x + y - 4 = 0 समीकरण नंबर 1 दे दिया नाम, 2x + ky - 3 = 0 समीकरण 2 नाम दे दिया है। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक तो देखो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें फॉर्मूला को ऊपर देखना है कि हमें कोई भी हल नहीं चाहिए। तो कोई हल नहीं हो उसका फॉर्मूला ये रहा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। देखो A1 और B1 दोनों के बीच में बराबर का निशान है, लेकिन B1 और C1 के बीच में देखिए बराबर करके मैंने काट लिया, इसका मतलब है बराबर नहीं होना चाहिए। A1 और B1 तो बराबर होना चाहिए, लेकिन C1 बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो समीकरण 1 है उसमें समीकरण 1 के मान रखेंगे और समीकरण 2 है उसमें समीकरण 2 के मान रखेंगे। अर्थात A1 में समीकरण 1 का मान और A2 में समीकरण 2 का मान हमने रख दिया। अब देखिए मान कैसे रखना है, मैं आपको मान बताता हूँ रखना। हमारे पास समीकरण 1 कौन सा है, वही वाला x + y - 4। तो x क्या हो गया हमारा A1, y क्या हो गया B1 और 4 क्या हो गया C1। क्योंकि ऊपर हमारे पास 3 अंक हैं तो हम नीचे से भी 3 अंक ले लिए, A B C। तो हमारा x A हो गया, y B हो गया और 4 क्या हो गया C। x के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हमने देखो x की जगह क्या लिख दिया 1। अब समीकरण में 2 में देखिए आगे 2x है, तो x का मान कितना दे रखा है 2, तो हमने 2 का 2 लिख दिया। इस तरह हमारे पास क्या हो गया 1/2। फिर
सूत्र में देखो बराबर का निशान, हमने बराबर का निशान लगा दिया। अब y की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो y का मान भी क्या है, x की तरह एक ही होगा, हमने ऊपर एक लिख दिया। अब समीकरण 2 में देखिए ky लिखा हुआ है, k का मान तो हमें ज्ञात करना है और y का मान दिया हुआ नहीं है, अतः हमने k का k लिख दिया। अब बराबर नहीं है के बाद देखो हमें c का मान चाहिए, तो समीकरण 1 में c का मान कितना है, 4, तो हमने 4 लिख दिया। और समीकरण 2 में देखिए c का मान कितना है, 3, तो हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नकल करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब 1/2 का 1/2 लिख दिया हमने। हमें वहाँ फॉर्मूले में देखिए 1/2 बराबर है b के, अर्थात a1 बराबर है b1 का, तो ऊपर 1 का है तो b1 में भी क्या है, 1 आएगा। नीचे देखिए फॉर्मूले में a2 बराबर है b2 के, अर्थात उत्तर में देखिए 1/2, जो नीचे 2 है उधर भी 2 होगा, तो k का मान कितना हो गया, 2। और देखो जो c का मान है वो बराबर नहीं, हमने काट लिया, 3/4 बराबर नहीं है, इससे हमारा सिद्ध भी हो जाता है। पहले जो a1 है 1/2 है, b का मान भी 1/2 है, तो 1/2 1/2 दोनों बराबर है, अर्थात a1 और b1 दोनों बराबर हो गए। और जो तीसरा है c का मान, वो देखो बराबर नहीं है। इस तरह हमें सीधा आसान तरीके से जो बराबर का फॉर्मूला लगा हुआ है उसको देख के ही सीधा हमने 2 उत्तर लिख दिया, और हमारे यहाँ 3 नंबर पक्के। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेमी हो तो उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो छात्रों, यहाँ पर हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी है। सूत्र मैंने लिख दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 कोष्टक भुजा की घात 2। 6 और भुजा के बीच में कोष्टक का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब होता है गुणा करना है। हमें गणित में सिर्फ संख्या के नीचे संख्या उतारनी है, इतना ध्यान रखना है। हमें जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें याद कर देना है। अगर आपके पास फॉर्मूले याद हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ऊपर दिया हुआ है, तो दिया हुआ है उसके नीचे हमने लिख दिया 1014 बराबर सूत्र का सूत्र लिख दिया 6, भुजा में नहीं दे रखी है, हमने भुजा का भुजा लिख दिया और स्क्वायर का स्क्वायर। साथियों, मैंने भाग फर्स्ट में आपको बताया था कि जब भी बराबर हो और बराबर के दोनों तरफ संख्याएं हो तो गुणा वाली संख्या को पक्षांतरण करते हैं, तो भाग वाली कर देते हैं। तो अब 6 है, उसका पक्षांतरण कर दिया उधर 1014 के नीचे, तो वो क्या होगी, भाग वाली संख्या। 1014 को अब 6 से भागित कर दिया तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 169, अर्थात 169 भुजा का स्क्वायर। अब हमें भुजा का स्क्वायर करना है, अर्थात वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग। जब भी बराबर हो और उधर हमें वर्ग दे रखा हो तो वर्ग को पक्षांतरण करते समय उधर वाली संख्या का अंडर रूट लगा देते हैं। तो जैसे भुजा का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दिया तो हमने 169 का क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, अतः उसे अब वर्गमूल में हल करना है। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, क्योंकि 13 × 13 169, तो हमारे पास 13 सेंटीमीटर क्या होगी, उसकी भुजा होगी। निम्न पाई चार्ट में विभिन्न राज्यों में दुर्घटना से हुई मौतों का आंकड़ा प्रदर्शित है। यदि इन सभी राज्यों में कुल मौतें 360 हो तो राजस्थान व गुजरात में होने वाली कुल मौतें कितनी हैं। साथियों, यहाँ पर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत हर हमेशा 100 पर निकलेगा। अगर कौन दिया हुआ होता तो 360 में से निकालना पड़ता।
प्रतिशत ज्ञात करना है। राजस्थान का 10% है और गुजरात का 30% है। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 40%। तो राजस्थान प्लस गुजरात बराबर 40%। कितने का है? 360 का। तो 40/100 इंटू 360 बराबर 144। तो हमारा सही उत्तर कितना आ गया? 144। यदि 1 2 3 4 10 10 x 10 30 10 का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। समांतर माध्य का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम सभी को जोड़ देंगे ऊपर। हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 10। और समांतर माध्य कितना दिया रखा है? 10। तो हमें सिर्फ नकल करनी है, संख्या के नीचे संख्या लिखनी है और गुणा भाग करके हम उसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर x का मान हमने वहाँ रख दिया है। हमें अब जो जोड़ करनी है उसमें 80x नहीं करना है, वहाँ पर टोटल होगी 80 प्लस x की, क्योंकि 80x का मतलब होता है 80 का x के साथ गुणा करना है और 80 प्लस x का मतलब होता है 80 का के साथ x को जोड़ना है। मान लीजिए अगर 80x कर दिया, अगर x का मान 2 आ गया तो हमारा उत्तर हो जाएगा 80 इंटू 2 बराबर 160। अगर जोड़ करनी है, अगर x का मान 2 आया तो 80 प्लस 2 होगा 82। तो साथियों यहाँ बहुत सारा डिफरेंस हो जाएगा। अतः यहाँ पे ध्यान रखो कि हमें जब प्लस है तो हम 80 प्लस x लिखेंगे बटा 10 का 10 बराबर समांतर मध्य कितना है? जो पीले कलर से मैंने एरो कर रखा है 10 का 10 है, नीचे लिख दिया जो 10 का 10 नीचे से आ रहा है, प्लस अब हम वज्र गुणा किया 10 इंटू 10 हो गया बराबर 80 प्लस x उतार दिया हमने। 10 इंटू 10 100 हो गया बराबर 80 प्लस x हो गया। जब प्लस के साथ 80 है तो उसका पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया, तो 100 माइनस 80 बराबर 20 हमारा x का मान हो गया। तो हमारा x का मान जो सही उत्तर है वो कितना है? 20। किस बंटन का लेखाचित्र वक्राकार स्वरूप में होता है? तो हमारा सही उत्तर है संचयी बारंबारता बंटन। दो की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3 का हल है। तो हमारे पास घातांक का सूत्र है, जब आधार दोनों का 2 समान है तो हम एक आधार ले लेते हैं। अब जब बीच में गुणा का निशान है तो ऊपर दोनों में क्या होगा? घातांक होगा, जोड़ होगा। तो हम जोड़ देते हैं 2/3 प्लस 1/3। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा बराबर 3/3। 3/3 को काट लिया तो हमारे पास घात कितनी रही? 1 घात। अब 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 ही होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 2। निम्न में से परिमेय संख्या है √3 अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, 4/0 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 0/4 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह होती है जिसमें हर 0 नहीं हो। यहाँ पे जो 4 क्या है? 0 नहीं है, अर्थात हर हमारा एक संख्या है 4। तो सही उत्तर है 0/4। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो वो है आगमन निगमन विधि, जिसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। तो यह विधि बेलनाकार आकृति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि है,
अनुसंधान विधि। सर्वाधिक खर्चीली विधि है प्रोजेक्ट विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह है समस्या समाधान विधि। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना, क्योंकि नैदानिक परीक्षण बच्चों में अंतर करने के लिए ही काम आता है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए भी नहीं है, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए भी नहीं है। तो सिर्फ जो हमारा उत्तर है वह क्या है? कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो जो रटना है वह गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बाकी सब गणितीय प्रक्रिया हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तकों में होते हैं बहुत सारे प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, समन्वयन के लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, हल किए हुए उदाहरण। तो सही उत्तर है समन्वयन के लिए प्रश्न। मेरे प्रिय साथियों, इस तरह आज हमने L2 गणित का टॉपिक भी पूरा कर लिया है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। जहाँ बन सके वहाँ पर आप वीडियो को रिवाइज करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद।